न्यूट्रॉन क्या है पहले बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन इज द स्ट्रक्चर और सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। along with the nucleus, with the neutron, there is another structure called proton also present in the atom. Neutron has very much effect on the atomic mass of the atom. Atomic mass पे सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं वो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, पहला प्रोटॉन है और दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन है। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज मेड पॉसिबल बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड जेम्स चैडविक। He was a researcher who discovered the third subatomic particle. What is mean by third subatomic particle? It is the neutron. First subatomic particle electron discovered हुआ, then proton की discovery possible हुई और finally हमने जो है वो third subatomic particle discover किया, which is neutron through artificial radioactivity. किस phenomena के जरिए हमने इसको discover किया? By means of radioactivity। और radioactivity की भी कौन सी type है? Radioactivity undergoes two types: artificial radioactivity and नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के जरिए पॉसिबल कर चुके हैं। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। पहले हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन के पास ना तो कोई प्लस चार्ज है ना कोई माइनस चार्ज है। इट इज अ न्यूट्रल, इट इज हैविंग नो चार्ज। The mass of neutron is 1.76 exponent minus 27 kg. It is a no charge, means the neutron carries no charge on it. Now we are talking another experiment which is Rutherford atomic model. Most important question है, अक्सर एग्जामिनेशन में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो आपसे पूछा जाता है। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट भी लिखना है, कंक्लूजन प्रेडिक्शन भी लिखनी है और डेफिसिट्स भी लिखने हैं। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड साहब क्या करते हैं, ही पास्ड द बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ वेरी थिन गोल्ड मेटल फॉइल। एक मेटल फॉइल में से, और मेटल फॉइल कौन सा? गोल्ड का बना हुआ है, बहुत ही पतली सी एक शीट है गोल्ड मेटल की। गोल्ड मेटल फॉइल, फॉइल आप इस तरह से समझते हैं कि हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मेटल में गोल्ड की फॉइलिंग भी होती है। तो इस गोल्ड मेटल फॉइल में से आपने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, यानी कि पास करवाया। आप देखते हैं कि फाउंडेड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इसमें से पास हो गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी रिएक्शन के। ये अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। However, लेकिन some of them deflected at large angles। हम कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जब हमने पास करवाए हैं गोल्ड मेटल फॉइल में से, तो जो पास करवाए थे पार्टिकल्स उसमें से मेजरली यानी कि अबंडेंट क्वांटिटी में अल्फा पार्टिकल्स बगैर किसी रिफ्लेक्शन के आगे चले गए, लेकिन कुछ ने रिफ्लेक्ट किया एट वेरी लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू, और बहुत थोड़े से पार्टिकल्स थे विच वर बाउंस्ड बैक, जो टकराकर वापस आ गए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया है कि पास द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, आपने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया है थ्रू अ वेरी थिन गोल्ड मेटल फॉइल, एक मेटल फॉइल में से, और मेटल फॉइल थी गोल्ड, बहुत ही पतली सी गोल्ड मेटल शीट में आपने अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया। यू फाउंडेड दैट, आप ये मालूम होता है दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत से अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे जो है वो पास हो गए, उन्होंने कोई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं रखा, टकराए नहीं किसी ऑब्जेक्ट से। However, लेकिन some of them deflected at large angles, कुछ रेडिएशंस, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, टकराए, और टकराने के बाद बड़े एंगल बनाते हुए, लार्ज एंगल बनाते हुए वहां से चले गए। And very few of them bounced back, और बहुत ही थोड़े से पार्टिकल्स थे जो टकराने के बाद वापस आए। In this way he performed this experiment, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी, उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि प्रिडिक्टेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया दैट एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, एटम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं।
And these two major parts are number one, nucleus, which includes proton and neutron, and extra nuclear part, which includes the revolving electron around the nucleus. पहला पार्ट जो है न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उस न्यूक्लियस के अलावा जितना भी स्ट्रक्चर एटम का है, दैट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट व्हिच कंटेन्स ओनली द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंट पे ही बात करते हैं। हमने पहला पॉइंट ये कहा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बगैर किसी टकराव के आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से गुजर रहे थे जहां पे कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था और इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो घूम रहा था, तो लिहाजा ये अल्फा पार्टिकल्स किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराए बगैर स्ट्रेटली मूव कर गए, स्ट्रेट पास कर गए। कुछ ने लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन की। लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन या बाउंस बैक किस तरह से हुए? क्योंकि वो जब सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस से टकराते हैं तो सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस से वो टकरा रहे हैं प्रोटॉन से, तो उन्होंने लार्ज एंगल्स बनाए, बड़े एंगल्स बनाए। बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स कंटेन्स द डबल पॉजिटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेगा। लिहाजा ये अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से टकराने के बाद बड़े एंगल बनाते हुए वहां से मूव करते हैं। Few of them bounced back, कुछ टकरा कर आए, and these were bounced or collided with the neutron. Neutron से टकराए और वहां से वापस आए। So in this way, Rutherford predicted the structure of atom. That atom consists of two parts: nucleus part, which contains the proton as well as the neutron. Protons carry positive charge, and the neutron has having no charge. The second part of the atom consists of the extra nuclear part, the part which is the outer part of the nucleus, or the extra nuclear part, and it contains only the electron. And which type of electron? The revolving electron is present in the structure of the atom. Conclude करते हैं इस बात को, तो most of the portion of the atom is empty. ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि इसके सिर्फ सेंटर पार्ट में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है, इसके 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, 5, 6 या 7 शेल है, उस तमाम का तमाम स्ट्रक्चर खाली है, उसमें सिर्फ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्लस पॉइंट इज दैट पॉजिटिव चार्ज एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके सेंटर में मौजूद है, यानी कि इसके सेंटर पार्ट में जो पार्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज द प्रोटॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मूव कर रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल चार्ज आर लाइंग इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द एटम। Now what are the defects in the Rutherford atomic model? Rutherford atomic model को किस किस्म के डिफेक्ट्स का सामना करना पड़ा? डिफेक्ट्स मतलब कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स थे जो इस थ्योरी पे लगे, इस मॉडल पे जो है साइंटिस्ट ने वो कौन से डिफेक्ट्स लगाए। तो इस पर अगर हम बात करें तो ऑन द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड फ्यू साइंटिस्ट क्लेम दैट, कुछ साइंटिस्ट ने इनके जब एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, इनकी जब डिस्कवरी को स्टडी किया, इनके जब प्रपोजल को स्टडी किया, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कांस्टेंटली, सो इट शुड फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। और वैलिड पॉइंट भी है, आप भी इसे कॉमन सेंस से अगर समझें तो आपको आसानी होगी। रदरफोर्ड कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। साइंसदानों का क्लेम ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में, एटम के ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मुसलसल मूव कर रहा है, सो इट शुड फॉल्स इन द न्यूक्लियस। तो एक वक्त आना चाहिए जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाए और एनर्जी खत्म होने के बाद ये न्यूक्लियस में गिर जाए। सेकंड क्लेम वाज दैट if the electron emits energy, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इट शुड फॉर्म कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट एन एक्चुअल लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन दर हकीकत तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उससे लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसकी जगह कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की ये 2 टाइप्स क्या होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों कर रहा है कि एनर्जी रिलीज करे और बनाना है इसको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम चाहिए, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे देखते हैं।
बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। What is radioactivity? The phenomena in which invisible radiations excrete out from any radioactive element, किसी radioactive element में से radiations का निकलना, मुस्तकिल निकलना, continuous निकलना, किसी भी type की radiations का निकलना, this is called as radioactivity. Repeating, किसी radioactive element से किसी radiation का निकलना radioactivity कहलाता है, और वो element जिसमें से ये radiations release हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, वो element radioactive element कहलाता है। उनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? Two elements are over here. The first is uranium, polonium are the two elements which are radioactive element. Means what? These two elements has ability or tendency to radiate or to release the radiations. अब ये जब radiations release होती हैं, these radiations consist of three rays, and these three rays are alpha rays, beta rays and gamma rays. इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जा सकता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आप एक लेड ब्लॉक में रखते हैं, सामने आपने दो शीट्स लगाई हैं, एक शीट है पॉजिटिव शीट और दूसरी शीट है नेगेटिव शीट। चूंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये मुसलसल रेडिएशन रिलीज करता रहेगा, लिहाजा ये लेड ब्लॉक में से रेडिएशन रिलीज कर रहा है, जिस बिना पर ये रेडिएशन, अगर ये रेडिएशंस हमें पॉजिटिव की तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं, तो इट्स मीन व्हाट? दे आर बीटा रेज, एज द बीटा रेज कैरीज द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करता है। सो द रेज व्हिच आर गोइंग टू बी अपीयर नियर टू द पॉजिटिव चार्ज आर द बीटा रेज, and the rays which are going to be appear or going closer to the negative pole, negative charge or negative sheet of plate, they are alpha rays because they are having positive charge. So if the radiation has the positive charge, they are moving towards the negative pole, and if the radiation has negative charge, they are moving towards the positive pole. But let's consider that rays having no charge will move straight to the photographic plate. Now talking about the types of radioactive rays, as we have talked in our previous slide, that is type 1 or the positive plate rays for alpha rays. These rays deflected towards the positive plate. ये positive plate की तरफ जा रही थी, this named as alpha rays, क्योंकि ये positive plate से deflect हो गई, यानी उसके जाने के बजाय दूसरी जाने मूव कर गई हैं, तो ये alpha rays हैं। They contain double positive charge, क्योंकि ये positive plate को डिफ्लेक्ट करके आई हैं, वहां से टकरा कर आई हैं, वहां से उस जगह को छोड़कर आई हैं, तो दे आर डबल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये उस तरफ चली जाती, लेट्स सपोज रेडिएशन जो है वो पॉजिटिव प्लेट पर आती, तो आप ये कहते हैं कि सर ये टाइप 2 रेज हैं। हम बात करते हैं अभी, दे कैन नॉट पास फ्रॉम द मैटर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेडियोएक्टिव रेज टाइप 1 कि अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट पास फ्रॉम द मैटर, मैटर में से ये पास नहीं कर सकते। आपकी वॉल है, आपकी टेबल है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, आपका माउस है, आपके हेडफोन्स है, आपकी हैंड्स फ्री है, ये अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा रेडिएशंस पास नहीं कर सकते। टाइप 2 रेज डिफ्लेक्ट करेंगी नेगेटिव प्लेट से, जिसकी बिना पर हम इन्हें बीटा रेज कह रहे हैं। These contains the negative charge, इन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसी वजह से इन्होंने नेगेटिव को डिफ्लेक्ट किया था। And they can pass up to 1 to 2 meter from the matter. Matter से 1 से 2 मीटर तकरीबन डिस्टेंस के पास कर सकते हैं। And type 3 rays which are not deflected from any plate, either positive or negative, they are called gamma rays, having no charge and have a high penetration ability. किसी भी जगह से पास कर सकती हैं, किसी भी मैटर में से यह पास कर सकती हैं। On the Neil Bohr's atomic model, the Neil Bohr proposed that the theoretical explanation of the line spectrum. उनकी assumptions क्या है? ये कहते हैं electron in an atom move only in certain energy levels, so an electron is allowed energy state will not radiate energy continuously. हमने अभी दो डिफेक्ट्स की बात की थी ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने दो डिफेक्ट्स पढ़े थे। पहला डिफेक्ट ये था
कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में तो एक वक्त आना चाहिए कि वो फॉल कर जाए और न्यूक्लियस में गिर जाए। उसका जवाब नील बोहर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव ओनली इन सर्टेन एनर्जी लेवल, मखसूस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरह से कि these electrons in not allowed energy state will not radiate energy continuously, मुसलसल रेडिएशन रिलीज नहीं करते। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है और इस तरह से घूमता है कि ये मुसलसल एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, और जबकि ये मुसलसल एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, therefore it should not fall into the nucleus, तो अब इसे न्यूक्लियस में गिरना भी नहीं चाहिए। अगर ये मुसलसल रेडिएशन रिलीज कर रहा होता, अगर इसमें से मुसलसल रेडिएशंस निकल रही होती, मुसलसल एनर्जी पास हो रही होती, then there are chances कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाए। इलेक्ट्रॉन रिलीज and gain energy when it jumps from higher to lower energy levels। कह रहे हैं कि एनर्जी कहां से आएगी? मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब सवाल ये है कि सर ये एनर्जी कहां से आएगी? तो इलेक्ट्रॉन only release and gain energy when it jumps from higher to lower energy, कि जब ये हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ये जंप करेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा या गेन करेगा, और वाइस वर्सा इसका अपोजिट होगा। तो याद रखें, when electrons jumps from higher energy level to lower energy level it releases energy, और जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है तो ये गेन करता है एनर्जी। और ये एनर्जी चेंजेस कहां से आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, इसने इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज की, दिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी गेन करके सेकंड शेल में चला जाएगा। इसी तरह से थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, वो दूसरे शेल में आएगा, और दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके तीसरे शेल में चला जाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डजंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर क्या मतलब? जिसके पास प्रोटॉन की तादाद तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट है। उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है या नहीं है, हैविंग अ डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो आइसोटोप्स हैं। And the topic of isotopes of hydrogen is included in the chapter number 3, so that is why we are going to study it here। कह रहे हैं कि there are 3 isotopes of hydrogen, हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं, and these 3 isotopes of hydrogen are number 1 protium, it has a single proton and no neutron in the nucleus। it has 1 proton, इसके पास एक प्रोटॉन है तो इसका चार्ज नंबर 1 है। हम डिटेल में बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि अगर हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज 1 तो इट्स मीन इट हैज अ 1 प्रोटॉन। अगर हम कहते हैं कि इसके पास 2 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसका चार्ज नंबर 2 है। If an atom has atomic number 10, it means it has 10 proton. If an atom has 15 proton, it means it has charge number 15. Moreover, no neutron in the nucleus. अब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ मास नंबर क्या होगा? तो इसका मास नंबर होगा 1। कैसे? कि मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब चूंकि इसके पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है तो इट्स मीन 1 + 0 इज इक्वल टू 1 मास नंबर। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 1। तो प्रोटियम can be defined in a way that it has atomic number 1 and mass number is also 1। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। The capital H represents the sign of the hydrogen atom. This one refers the atomic number is 1 and upper one refers to the value that mass number is also 1। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एटम के सेंटर में हमें न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन नजर आ रहा है और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ डज द प्रोटियम लुक्स लाइक। इट इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी वाटर। हम पानी जो पीते हैं अपनी डाइट में, हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए जो वाटर का इस्तेमाल करें इंडस्ट्रीज लेबोरेटरीज में,
वो वाटर, उस वाटर में जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन इज बेसिकली प्रोटियम. Now deuterium, it has one proton and one neutron in the nucleus. It means what? It has one proton, means it has charge number 1. It has one neutron, it means the mass number will be 2. क्यों मास नंबर 2 होगा? क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है. 1 + 1 = 2. That is why its mass number is 2 and the atomic number is 1. So deuterium can be defined in two ways. It has one proton and one neutron in the nucleus. It has charge number 1 and mass number 2. Where do we use the deuterium? Deuterium is used in the heavy water. Heavy water में इस्तेमाल करते हैं इसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के. स्ट्रक्चर देखें तो हमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन नजर आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में हमें नजर आ रहा है. Now talking about the tritium, which is the third isotope of hydrogen, having a single proton and two neutrons in the nucleus. एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है. It means what? Charge number is 1, mass number is 3. कहाँ यूज होता है? It is used in crackers. क्रैकर्स में पटाखे बनाने में इस्तेमाल करते हैं. It is also known as the radioactive isotope of hydrogen. हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो ट्राइटियम है. न्यूक्लियस अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं. इट्स मास नंबर इज 3 represented by the symbol H and the mass number is 3. While single electron shows that in the orbit, and a single proton shows that it has atomic number 1.